राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में चीन का दौरा पूरा किया, जिसमें मुख्य मुद्दा ईरान पर बातचीत रही। ट्रंप ने कहा कि चीन जो ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, अगर तेहरान से अलग हो जाए तो युद्ध खत्म हो सकता है, और चेतावनी दी कि कूटनीति नाकाम होने पर सैन्य कदम तैयार हैं। इस दौरान इजराइल न्यूयॉर्क टाइम्स के उस विचार लेख को लेकर एक बड़ा मुकदमा दायर कर रहा है, जिसमें आईडीएफ सैनिकों पर यौन हिंसा का आरोप लगाया गया था। हमारे साथ रहें, यरूशलम मिनट अगला है। जेएनएस टीवी के यरूशलम मिनट में स्वागत है। मैं जॉश हैस्टन हूं, साथ में एलेक्स ट्रेमन है। एलेक्स, आपको स्टूडियो में देखकर खुशी हुई। आपकी यात्रा पर बाद में बात करेंगे। पहले राष्ट्रपति ट्रंप की शुक्रवार को चीन यात्रा पर ध्यान दे, जिसमें उन्होंने ईरान, ताइवान, व्यापार समेत मतभेदों के बावजूद बीजिंग से संबंधों में सुधार पर जोर दिया। अमेरिका ने चीन से ईरान पर युद्ध खत्म करने और नौवहन स्वतंत्रता बहाल करने का दबाव डालने को कहा है। अभी राष्ट्रपति की यात्रा के बारे में, खासकर ईरान से संबंधित, हमें क्या पता है? ये तो निश्चित है कि इसका इजराइल पर भी काफी असर पड़ रहा है। मुझे लगता है ट्रंप के वैश्विक शतरंज बोर्ड पर चीन दूसरी तरफ बैठा है, ये समझना जरूरी है। मध्य पूर्व, वेनेजुएला और अन्य जगहों पर जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, वे किसी न किसी रूप में चीन से जुड़े हुए हैं। ट्रंप के पास चर्चा के लिए काफी बातें हैं। ये कोई संयोग नहीं है कि ट्रंप चीन गए जब ईरान में शांति थी, कि जब तक ट्रंप अमेरिका वापस नहीं आ जाते तब तक कोई नई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, और वो दौरा अब बीत चुका है। निश्चित रूप से ताइवान, टैरिफ, ये अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। किसी न किसी तरह ईरान का मुद्दा वो नहीं था जिससे ट्रंप निपटना चाहते थे। जाहिर है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने पर इसका असर चीन पर अमेरिका से ज्यादा होगा। मुझे यकीन है कि चीन इस बात से बहुत नाखुश है कि उसे छूट पर तेल देने वाला उसका आपूर्तिकर्ता ईरान अब वो आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। अब इसी समय शी जिनपिंग के लिए राष्ट्रपति ट्रंप उनसे बहुत कुछ चाहते हैं। तो जब वे अपने वैश्विक शतरंज बोर्ड को देख रहे हैं और उन सभी मुद्दों को देख रहे हैं जिन पर ट्रंप समझौता चाहते हैं, तो ईरान शायद सबसे आसान मुद्दा है जिस पर समझौता किया जा सकता है, क्योंकि ईरान तो बर्बाद हो चुका है ना? ट्रंप ने वो मोहरा बोर्ड से हटा दिया, और इस समय चीन अपनी तरफ से कोई खास कोशिश नहीं करेगा कि वो बोर्ड के इस हिस्से को बचा सके। मेरा मतलब है, ये तो डूबे हुए निवेश जैसा मामला है। ये पैसे को घटती संपत्ति में लगाना है, जो मुझे नहीं लगता चीन करेगा। तो ये शी जिनपिंग को उस एक मुद्दे पर कुछ छूट देने का मौका देता है, और इससे ट्रंप को बाकी मुद्दों पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि शी जिनपिंग इस पर छूट दे रहे हैं। यह निश्चित है कि इसका संबंध फॉर्मूज जलडमरू मध्य से है। हम देखना चाहते हैं वहां क्या होगा। चीन चाहता है कि रास्ता खुला रहे, और उनके बयान बताते हैं कि वे राष्ट्रपति ट्रंप की मदद कर इस संघर्ष को जल्द खत्म करना चाहते हैं, जिसे चीन भी जल्दी खत्म करना चाहता है। राष्ट्रपति ने कहा कि चीन ने ईरान को सैन्य उपकरण न भेजने का वादा किया। इसे बड़ा बयान बताया। अब इस क्लिप को देखते हैं। उन्होंने कहा कि वो सैन्य उपकरण नहीं देंगे। ये एक बड़ा बयान है। उन्होंने आज ये कहा, ये एक बड़ा बयान है। उन्होंने जोर देकर कहा, साथ ही बताया कि वे वहां से बहुत सारा तेल खरीदते हैं और ऐसा जारी रखना चाहेंगे। वे चाहते हैं कि फार्मुज जलडमरू मध्य खुला रहे। राष्ट्रपति ने कहा, एक सेकंड रुको, मुझे नहीं पता वो वीडियो मेरी बात से मेल खाती है या नहीं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं। हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो फिर से, क्या हम भरोसा करते हैं कि चीन इस समय ईरानी प्रभाव से पीछे हट जाएगा? अगर आप देखें, ट्रंप ने कहा शी जिनपिंग ने ईरान को हथियार ना भेजने का वादा किया। तो शी जिनपिंग के लिए ट्रंप से कहना आसान है कि इसके बदले में मैं आपसे चाहता हूं कि आप ताइवान को हथियार ना भेजें। जबकि अमेरिका ताइवान में चीन के आक्रमण को रोकने के लिए बहुत सारे हथियार भेज रहा था, जो अमेरिका के लिए ईरान के मुद्दे से अधिक महत्वपूर्ण और गंभीर है। तो अगर चीन का लक्ष्य ताइवान को कम अमेरिकी हथियार भेजे जाने को देखना है, तो उनके लिए यह कहना काफी आसान है कि देखो, यही तो हम चाहते हैं, और हम ईरान को हथियार नहीं भेजेंगे। साथ ही एलेक्स, राष्ट्रपति ने शुक्रवार को ट्रूथ सोशल पर संकेत दिया कि ईरान की सैन्य तबाही जारी रह सकती है,
शायद इशारा करते हुए कि अमेरिका और संभवतः इजराइल एक साथ ईरान पर हमला कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि वो ईरानी परमाणु कार्यक्रम में 20 साल की रोक पर सहमत हो सकते हैं। आइए ये क्लिप देखें। 20 साल काफी नहीं है, ये पेशेवर होना चाहिए। 20 साल काफी हैं, लेकिन उनकी तरफ से मिलने वाली गारंटी का स्तर काफी नहीं है। दूसरे शब्दों में वो असली 20 साल होने चाहिए। हमारे पास 20 साल का मुद्दा और संवर्धित यूरेनियम है जिसे बाहर निकालने की तकनीक ईरान के पास शायद नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका या चीन भी संवर्धित यूरेनियम को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोनों को अलग अलग देखते हैं। मुझे लगता है राष्ट्रपति मनोवैज्ञानिक रूप से समझौता चाहते हैं। अंत में चाहे ईरानी पहले कोई समझौता कर ले, कोई नया सैन्य कदम उठाया जाए, या जैसा कि ज्यादा संभावना है और हम इसके बारे में 1 मिनट में बात करेंगे, जो कि एक नया सैन्य कदम है, लेकिन अंत में आपको किसी न किसी तरह का समझौता मिलेगा। ट्रंप के लिए अगर ईरान 20 साल परमाणु हथियार ना बनाने का वादा करे तो अमेरिकी नजरिए से ये अनंत काल जैसा होगा। ईरानी नजरिए से वे दीर्घकालिक रणनीति अपना रहे हैं। 20 साल उनके लिए लंबा समय नहीं। ट्रंप का बयान काफी अहम है। यह है कि आपके पास ऐसी गारंटी होनी चाहिए कि 20 साल तक आप यूरेनियम संवर्धन की दिशा में कोई भी कदम नहीं देखेंगे। और ये जेसीपीओए से थोड़ा अलग है, क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और पूर्व अमेरिकी राजदूत रॉन डर्मर कह रहे थे कि मूल जेसीपीओए में समाप्ति प्रावधान थे, जिन्होंने मूल रूप से ईरान के परमाणु हथियार की राह को आसान बना दिया था। लेकिन फर्क यह है कि उस समय ईरान के पास सारी परमाणु आधारभूत संरचना मौजूद थी। ये ज्ञात था कि उनके पास पहले से ही 60% तक संवर्धित यूरेनियम था, जिसे बहुत जल्दी हथियार ग्रेड यानी 90% संवर्धन तक बढ़ाया जा सकता था। तो ट्रंप के लिए जो वो कह रहे हैं वो ये है कि ठीक है, हम 20 साल मान लेंगे, लेकिन इसकी वजह यह है कि ईरान के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। सारे परमाणु संयंत्र नष्ट कर दिए गए और सभी प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी गई है। तो 20 साल बाद उन्हें फिर से शुरू करना होगा। इसी समय ईरान वादा कर सकता है कि वे 20 साल तक कुछ नहीं करेंगे। इजराइल पलटकर कह सकता है, ठीक है, 20 साल के लिए समझौता हो गया, लेकिन अगर 20 साल बाद हम देखते हैं कि आप फिर से अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, तो हम फिर से उस पर हमला करेंगे। तो अगर आपको 20 साल की युद्ध विराम और 20 साल की गारंटी मिलती है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका, IAEA और इजराइल यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ईरान परमाणु कार्यक्रम नहीं बना रहा है, तो आप वही सौदा अभी स्वीकार कर ले, क्योंकि यही प्रस्ताव है। और आप मानते हैं कि 20 साल बाद जब उनके पास परमाणु कार्यक्रम नहीं होगा, तो अगर वे परमाणु हथियारों की ओर बढ़ते हैं तो आप फिर से कड़े प्रतिबंधों की धमकी देंगे। तो आप मानते हैं कि 20 साल बाद भी उन पर इतना दबाव और प्रोत्साहन रहेगा कि वे परमाणु कार्यक्रम पर नहीं लौटेंगे। तो एलेक्स, हमें सप्ताहांत में रिपोर्टें मिली कि इजराइल और अमेरिका अब तक की सबसे तीव्र तैयारियां कर रहे हैं ताकि ईरान पर हमले फिर से शुरू हो सकें। संभव है इसी हफ्ते। हमें क्या पता है? हम क्या सत्यापित कर सकते हैं? यहाँ क्या हो रहा है? बहुत सी बातें हो रही हैं। हम अलग अलग जगहों से समाचार देखते हैं, कुछ पर भरोसा कर सकते हैं, कुछ को जोड़कर समझना पड़ता है। लेकिन आप इजरायली अधिकारियों के बयान सुनते हैं कि उनका मानना है कि युद्ध आसन्न है। और ट्रंप के लिए जाहिर है पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है रमूज, जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को फिर से शुरू करना और इसे स्थायी रूप से बहाल करना। उन जलडमरू मध्यों में बिना किसी ईरानी शुल्क के, बिना किसी ईरानी खतरे के कि वे स्पीड बोट या अन्य तरीकों से जहाजों को नुकसान पहुंचाएंगे। पहली कार्रवाई सभी उन स्पीड बोटों को नष्ट करने की होगी ताकि जहाज रमूज जलडमरू मध्य में आ जा सकें, क्योंकि ट्रंप यह स्थिति ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो परमाणु मुद्दे पर हार मान सकते हैं, वो शासन परिवर्तन पर हार मान सकते हैं, वो रामुज जलडमरू मध्य पर हार नहीं मान सकते, क्योंकि उनके सहयोगी जैसे संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर, वे भी तेल के प्रवाह पर निर्भर हैं। यूरोपीय लोग रामुज जलडमरू मध्य से तेल के प्रवाह पर निर्भर है। ट्रंप की एपिक फ्यूरी सैन्य कार्रवाई से यह स्थिति बनी, जिसे अब उन्हें हल करना है। यही पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है संवर्धित यूरेनियम।
मेरा मानना है कि इजराइल के लिए हमने कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू को यह कहते हुए सुना था कि इस समय इजराइल का सबसे बड़ा लक्ष्य है उस संवर्धित यूरेनियम को बाहर निकालना, क्योंकि माना जाता है कि 60% समृद्ध यूरेनियम भी ईरान को हथियार ग्रेड सामग्री विकसित करने के काफी करीब ले जाता है। लेकिन इसकी संभावना है कि इससे डर्टी बम बन सकता है जो परमाणु ना होकर भी बड़ा नुकसान कर सकता है, इसलिए उसे बाहर निकालना जरूरी है। स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति यही चाहते थे कि ईरान के साथ किसी तरह का समझौता हो जाए ताकि ईरान मूल रूप से पीछे हट जाए। जब अमेरिका और उसके साझेदार राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा न्यूक्लियर डस्ट कहे जाने वाले 60% संवर्धित यूरेनियम लेने गए, जिसे जमीन के नीचे दबा माना जाता है, लेकिन अगर ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका को अंदर जाने की अनुमति देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता है, तो मेरा मानना है कि इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका एक विशेष ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं ताकि वे अंदर जाकर उसे बलपूर्वक निकाल सकें। और इसलिए आपको वास्तव में जो करना पड़ेगा वो है जमीन पर सैनिकों को तैनात करना। आपको जमीन पर सैनिकों को तैनात करना पड़ेगा ताकि जो लोग वहां जा रहे हैं उनकी सुरक्षा की जा सके। वे संवर्धित यूरेनियम को बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। ये संवेदनशील ऑपरेशन है। आपको सुनिश्चित करना होगा कि कोई ईरानी बंदूकधारी उसके पास ना पहुंचे। लगता है कि जमीन पर सैनिक तैनात होंगे। उसी समय जब आप हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने की बात कर रहे हैं, आप ईरान में संवर्धित यूरेनियम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप देखेंगे कि इजराइल और अमेरिका युद्ध विराम के दौरान पहचानी गई कुछ अन्य बैलिस्टिक मिसाइल सुविधाओं पर हमला करेंगे। युद्ध विराम से इजराइल और अमेरिका को बेहतर निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने का मौका मिला। मुझे लगता है उनके पास अभी और भी सैन्य ठिकाने हैं जिन्हें वे निशाना बनाना चाहते हैं। संभवतः वे कुछ प्रमुख नेताओं को भी हटाना चाहते हैं जो समझौते के प्रति विरोधी रहे हैं या देश पर आईआरजीसी के नियंत्रण को बनाए रखने के संदर्भ में। तो आप चीजों को शासन परिवर्तन के थोड़ा और करीब लाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो कई हफ्तों तक चल सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये पहले ऑपरेशन के 6 हफ्तों जितना लंबा होगा। निश्चित रूप से सोच यही है कि जितनी जल्दी हो सके अंदर जाकर बाहर निकल लिया जाए। लेकिन ये विचार कि ये 2 से 3 हफ्ते तक चल सकता है, एक और चीज जो हो सकती है, और कुछ स्रोतों ने इसकी रिपोर्ट भी की थी, वो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका खर द्वीप पर कब्जा कर सकता है जो फारस की खाड़ी में है और जहां से ईरान अधिकतर तेल निर्यात करता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हो सकती हैं। जहां तक इजराइल का सवाल है, और इजरायली कह रहे हैं कि ये कभी भी हो सकता है, ये अगले कुछ दिनों में हो सकता है, ये अगले हफ्ते में हो सकता है। हमें इंतजार कर देखना होगा क्या होता है। हम देखेंगे क्या होता है। मुझे याद है शुरुआती संघर्ष विराम के दौरान पासओवर था और कोई समझौता नहीं लग रहा था, लेकिन आखिर में समझौता हो गया। अब देखना है इस हफ्ते क्या होता है। बहुत ज्यादा सैन्य दबाव के बिना समझौते तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। मेरा मतलब है प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि आपको गोलाबारी के बीच ही बातचीत करनी होगी, और मैं इस आकलन से सहमत हूं। लेकिन यहां राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम का विकल्प चुना। लेकिन सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू होने का खतरा बहुत वास्तविक है। तो ये केवल तब होता है जब सैन्य खतरा बहुत बहुत शक्तिशाली और आसन्न हो और आप लगभग बटन दबाने की स्थिति में हो। तभी आप संभावित रूप से किसी तरह के समझौते तक पहुंच सकते हैं। मैं सभी इजरायलियों की ओर से नहीं बोलता, लेकिन मैं जानता हूं कि कई इजरायली बम शेल्टरों में वापस जाने को तैयार होंगे अगर इससे ईरानी खतरा, खासकर परमाणु खतरा और बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा बहुत कम हो जाए। हम मजबूत हैं। देखते हैं इस हफ्ते क्या होता है। एलेक्स, आपने अभी यूएई का जिक्र किया। पिछले दिनों खबरें आई हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनके स्टाफ ने ईरान युद्ध के दौरान यूएई का दौरा किया था। हमें बताया गया कि आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ शिन बेट और मोसाद के प्रमुखों ने ईरानी युद्ध के दौरान यूएई का दौरा किया था। पिछले दिनों ये बातें सामने आई हैं। इन दौरों के बारे में हमें क्या पता है, ये कितने अहम हैं और वहां क्या चर्चा हुई? फिलहाल हमें क्या जानकारी है? सबसे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात का एक गुप्त दौरा किया था। और फिर जिव अगमोन, जो उस समय कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन्होंने बाद में अपने उन विभिन्न बयानों के सामने आने पर इस्तीफा दे दिया। हम अभी उस पर नहीं जाएंगे,
पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब उन्होंने जानकारी जारी की है जिसमें कहा गया है कि नेतन्याहू का स्वागत राजाओं के लिए आरक्षित सम्मान के साथ किया गया था। उन्होंने यह विवरण दिया कि ईरान के क्राउन प्रिंस शेख बिन जायद ने वास्तव में नेतन्याहू को अपनी निजी कार में एयरपोर्ट से महल तक पहुंचाया। इसके अलावा ये भी खुलासा हुआ है कि उस यात्रा के दौरान इजराइल ने आयरन डोम इंटरसेप्टर्स की एक बैटरी देने का वादा किया था और पहले ये रिपोर्ट आई थी कि इजराइल ने शायद आयरन डोम की एक बैटरी भेजी थी, जो मेरे हिसाब से एक अविश्वसनीय कदम था और कुछ ऐसा था कि इजराइल को जितने भी आयरन डोम हैं उनकी जरूरत है। लेकिन वास्तव में ईरान ने इजराइल की तुलना में संयुक्त अरब अमीरात को ज्यादा निशाना बनाया। तो इजराइल का वो तकनीक अरब यानी संयुक्त अरब अमीरात को देना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जिसने शायद संयुक्त अरब अमीरात के अंदर कई लोगों की जान बचाई होगी। मुझे लगता है ये यात्रा दिखाती है कि कुछ अरब देश इजराइल को कैसे देख रहे हैं। पहले भी रिपोर्टें आई थी, मैंने ये टाइम्स ऑफ इजराइल में देखा, उन्होंने इस पर एक पूरा फीचर किया था कि कैसे मध्य पूर्व के सभी देश इस युद्ध के कारण इजराइल से नाराज थे। इन देशों ने चाहा था कि इजराइल वही करे और चाहते हैं कि अमेरिका ये काम पूरा करे और इसलिए नेतन्याहू की मेजबानी करना मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है जो सिर्फ नेतन्याहू की प्रतिष्ठा को पूरे मध्य पूर्व में दर्शाता है और यह दिखाता है कि ये देश अब इजराइल की ओर रुख कर रहे हैं। इस स्तर के सहयोग को देखना एक बहुत बहुत अच्छा संकेत है और अब्राहम समझौते जो यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच हस्ताक्षरित सामान्यीकरण समझौता है, वो इस संघर्ष के बीच भी मजबूती से कायम है। एलेक्स, अब विषय बदलते हैं। तुम और मैं दोनों बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो मीडिया की लड़ाई चल रही है उसमें सही तथ्यों को सामने लाना कितना जरूरी है। यही वजह है कि जेएनएस मौजूद है। फिर भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ दिन पहले निकोलस क्रिस्टोफ का एक ओपैड प्रकाशित किया, जो उनके योगदानकर्ताओं में से एक हैं और उनके वरिष्ठ योगदानकर्ताओं में से एक हैं। इन आरोपों में इजरायली कुत्तों द्वारा जेल में अरब कैदियों से बलात्कार के आरोप भी हैं और इसी कॉलम को लेकर इजराइल न्यूयॉर्क टाइम्स पर मुकदमा कर रहा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और विदेश मंत्री गिदोन सार ने गुरुवार को न्यूयॉर्क टाइम्स पर मुकदमा करने की घोषणा की। खैर, वो सब नहीं जो छापने लायक खबर हो। उन्होंने इसे इजराइल के खिलाफ अब तक के सबसे घिनौने झूठों में से एक बताया। फिलहाल हम इसी स्थिति में हैं। तो यहाँ बहुत कुछ समझना है। सबसे पहली बात है इस कहानी का समय। इजराइल ने 7 अक्टूबर को हुई यौन शोषण की घटनाओं पर एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट जारी की, जिसमें हजारों गवाह, तस्वीरें, वीडियो और दस्तावेजी फुटेज शामिल हैं, जो दिखाते हैं कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किस स्तर की यौन हिंसा की गई थी। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसी हफ्ते इजराइल के पास हमास द्वारा किए गए यौन शोषण के स्तर और दायरे पर पूरी रिपोर्ट है। निक क्रिस्टोफ न्यूयॉर्क टाइम्स में एक कहानी लेकर आएंगे जिसमें वे कहेंगे कि असल में यौन शोषण इजराइल कर रहा है। ये असली रिपोर्ट से पूरी तरह ध्यान भटकाने, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने और लोगों का ध्यान हटाने के लिए है, जो इजराइल ने जारी की थी। अब निकोलस क्रिस्टोफ के कॉलम में मूल रूप से 14 स्रोत हैं। जाहिर है उसमें बहुत कम तथ्य जांच की गई थी। वे 14 स्रोत उस जानकारी को देने के लिए जाने जाते हैं और जिन संगठनों का हवाला दिया गया था वे कुख्यात एंटी इजराइल संगठन है। तो और फिर मुझे लगता है कि ये तथ्य कि क्रिस्टोफ ने आगे कहा कि कुत्ते वास्तव में यौन शोषण में सहयोग कर रहे थे, एक तोहफा था, क्योंकि अगर उन्होंने ये नहीं कहा होता तो मुझे लगता है कि इजराइल के लिए निकोलस क्रिस्टोफ ने जो किया उससे ध्यान हटाना बहुत मुश्किल होता। लेकिन यह तथ्य कि वह इतनी दूर तक गए, उन्होंने मूल रूप से वह बना दिया जिसे इजरायली लोग आधुनिक इतिहास के सबसे बुरे ब्लड लाइबल्स में से एक कह रहे हैं। लेकिन यह पूरा समय ही ब्लड लाइबल्स का रहा है। नरसंहार का दावा एक ब्लड लाइबल है। यही असल में वो है। ये एक ब्लड लाइबल है। इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है कि इजराइल ही यौन शोषण कर रहा है। विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री ने मुकदमे की घोषणा की है। इसका क्या मतलब है? देखना होगा कि वह कैसा होगा।
हम नहीं जानते कि राज्य द्वारा रिपोर्टर या प्रकाशन पर मुकदमा करने की प्रक्रिया क्या है, इसलिए हमें इंतजार करना होगा। if this अगर ये मुकदमा वास्तव में आगे बढ़ता है तो ऐसे कॉलम के लिए संभावित इनाम या सजा क्या हो सकती है? सुनिए, हमने पहले भी सुना है कि इजराइल या मोसाद पर डॉल्फिन को जासूस के रूप में ट्रेन करने का आरोप लगा था। हमने सुना है कि इजराइल ने किसी तरह की स्पेस लेजर प्रणाली का इस्तेमाल किया। इस तरह के तमाम भयानक झूठे आरोप लगाए गए हैं, लेकिन शायद ये सबसे ऊपर है। आप जानते हैं कि इजराइल ने इन कुत्तों को कैदियों के साथ बलात्कार करने के लिए ट्रेन किया। लेकिन आप जानते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने वास्तव में कुछ दिन पहले अपने दफ्तर के बाहर एक विरोध प्रदर्शन देखा जो उनकी इस कॉलम की कवरेज के खिलाफ था। तो हाँ, और मैं देख रहा था, आप जानते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्होंने ये लेख एक्स पर पोस्ट किया और मैं उसकी टिप्पणियां पढ़ रहा था। और फिर आप जानते हैं, किसी ने टिप्पणियों में से एक में लिखा, मुझे याद भी नहीं कौन था और मुझे याद नहीं कि वह कोई विश्वसनीय स्रोत था या नहीं, लेकिन किसी ने कहा, आप जानते हैं, उन्होंने स्टेट एमन जेल के अंदर स्क्रीन लगाई ताकि कैमरे की नजर से उन स्क्रीन के पीछे हो रहे यौन शोषण को छुपाया जा सके। सही है। जैसे आपके पास यौन शोषण का कोई वीडियो सबूत नहीं है, तो कोई दावा करता है कि उसके पीछे यौन शोषण हुआ था, लेकिन आपके पास उसका कोई ठोस सबूत नहीं है। तो ये बस उल्टा हो रहा है, ये एक उल्टाव है। होता ये है कि, और हम ये देखते हैं, प्रगतिशील लोग ऐसा करते हैं, कमाज भी ऐसा करता है, you know, whatever वे आपके साथ कुछ भी करते हैं और इल्जाम लगाते हैं कि आप उनके साथ वही कर रहे हैं। यही यहां हो रहा है। हाँ बिल्कुल, और समय का चुनाव, मुझे अच्छा लगा कि आपने इस पर ध्यान दिलाया, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यही है न्यूयॉर्क टाइम्स का तरीका। चलिए बात करते हैं एलेक्स। हम इजराइल में चुनावी मौसम में हैं। कैंसेट को भंग करने और चुनाव कराने के लिए एक बिल लाया गया है जिसमें करीब 90 दिन लगेंगे। देखते हैं हफ्ते में क्या होता है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी ने कहा कि उनका प्रधानमंत्री से भरोसा उठ गया है। आपके पास उफ्राकात थे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के गठबंधन ने इस पिछले बुधवार को वास्तव में कैनेसेट को भंग करने के लिए एक बिल पेश किया। कानून के मुताबिक अक्टूबर तक चुनाव जरूरी है। अभी मई है, तो जून, जुलाई, अगस्त या सितंबर तक आपके पास समय है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो बात शायद सितंबर की शुरुआत की होगी। क्या अक्टूबर और सितंबर में बड़ा फर्क है, या ये प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि यही सबसे सही समय है? मुझे लगता है कि कुछ कारण हैं जिनकी वजह से प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस समय लगभग 2 महीने पहले चुनाव कराना चाह सकते हैं, है ना? चुनाव 27 अक्टूबर को निर्धारित है। अगर ये चुनाव होता है तो ये शायद सितंबर की शुरुआत में होगा, ठीक रोश हशना त्योहार के आसपास, शायद रोश हशना से ठीक पहले। इसकी कुछ वजहें हो सकती हैं कि प्रधानमंत्री के लिए ये स्थिति क्यों बेहतर है। सबसे पहले, जैसा आपने कहा, अब चुनावी मौसम शुरू हो रहा है, तो हम क्या देखने जा रहे हैं? हम देख रहे हैं कि बातचीत बहुत जहरीली हो गई है। हम देख रहे हैं कि ये जहरीले और भयानक होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं। और आप जानते हैं, देश को कितने समय तक इससे जूझना पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। ये कहने के बड़े फायदे हो सकते हैं कि चलिए इसे एक झटके में निपटा देते हैं और चुनाव को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देते हैं, है ना? ताकि हमें ये स्थिति सिर्फ अगले 90 दिनों तक ही झेलनी पड़े, ना कि अगले 150 दिनों तक। तो जो भी हम कर सकते हैं ताकि ये जल्दी खत्म हो जाए, वो प्रधानमंत्री को उनके विरोधियों के फिर से संगठित होने के मामले में थोड़ी और बढ़त दे सकता है। हो सकता है कि कुछ नई पार्टियां पकड़ बनाने की कोशिश करें। वे अतिरिक्त 50-60 दिन किसी नई पार्टी को और अधिक वोट पाने के लिए ज्यादा समय दे सकते हैं। प्रधानमंत्री शायद राजनीतिक हालात देखकर कह रहे हैं, चलो इसे निपटा लेते हैं। अब हरेदियम के लिए, यानी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टियां, उन्हें पूरे सैन्य भर्ती कानून के मुद्दे पर जनता में बहुत कड़ी मार पड़ रही है और वे अपने युवाओं को सेना में सेवा करने से बचाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। अब मुझे लगता है कि पूरे देश में, हरेदिम को छोड़कर, दाएं से बाएं तक सभी एकजुट हैं कि हर योग्य पुरुष को सेना में सेवा करना अनिवार्य होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि कुछ सैनिक, खासकर राष्ट्रीय धार्मिक समुदाय यानी दाती लूमी समुदाय के अन्य धार्मिक सैनिक, 300-400 दिन अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई में सेवा कर रहे हैं और ये दूसरे धार्मिक लोग घर पर बैठे हुए हैं? हमने वास्तव में इस हफ्ते तौरा के हिस्से में, बमिदबार के हिस्से में पढ़ा
गिनती और पूरी गिनती का उद्देश्य यही है। 20 से 60 साल की उम्र के हर व्यक्ति को, हर पुरुष को 20 से 60 साल की उम्र में सेना में जाना जरूरी है ना? और ये तोरा का दायित्व है। तो ये तथ्य कि तोरा के विद्वान, जिन्हें तोरा के विद्वान कहा जाता है, नहीं जा रहे हैं, ये बात आम जनता के साथ मेल नहीं खा रही है। उन्हें बहुत आलोचना झेलनी पड़ रही है। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें अपने समर्थकों को जितनी बड़ी संख्या में हो सके मतदान के लिए निकलने की जरूरत है, ताकि वे अगली सरकार में किंग मेकर बन सकें। अब जहां तक उनका सवाल है, वे नेतन्याहू के साथ बैठना पसंद करेंगे, क्योंकि नेतन्याहू को सरकार चलाने और स्थिर सरकार के लिए उनकी जरूरत है। क्योंकि मुझे यकीन है कि नेतन्याहू केंद्र से शासन करना पसंद करेंगे। समस्या यह है कि केंद्र और वामपंथी पार्टियां अस्थिर हैं और गठबंधन के दौरान अपनी मांगें बदल देती हैं। अति रूढ़िवादी पार्टियां वे शुरुआत में ही अपनी तथाकथित जरूरतों या मांगों के बारे में काफी स्पष्ट रहती हैं, और प्रधानमंत्री नेतन्याहू उनकी मांगों को संभालने में सक्षम रहे हैं, और यही कारण है कि यह सरकार लगभग अपना पूरा कार्यकाल चला पाई। तो आप जानते हैं, वे दोष अपने सिर लेने का विकल्प चुन सकते हैं, और नेतन्याहू शायद चाहें कि जल्दी चुनाव की मांग के लिए उन्हीं को दोषी ठहराया जाए। ये सब चुनावी राजनीति, जगह बनाने की कवायद और साजिशें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री यहां जल्दी चुनाव कराने में कुछ वास्तविक फायदे देख सकते हैं। जुड़े रहें और jns.org पर चुनावी कवरेज देखें, जिसमें पार्टियों व प्रतिनिधियों की जानकारी दी जा रही है जो इस शरद ऋतु में अगली क्नेसेट में चुने जा सकते हैं। और अगर आप देखें कि अगला चुनाव क्या होने वाला है, तो जाहिर है सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ये नेतन्याहू पर जनमत संग्रह है। कुछ लोग प्रधानमंत्री का समर्थन करते हैं। वे मानते हैं कि कोई और ये युद्ध बेहतर नहीं संभाल सकता था। पहले जब बाइडेन पद पर थे और फिर खासकर जब ट्रंप पद पर थे, तब यह कहा गया कि आपको इस समय इस व्यक्ति की जरूरत है कि नेतन्याहू के बराबर कोई नहीं है। ये एक पक्ष है। कुछ लोग कहते हैं, देखिए 7 अक्टूबर उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। यहां कोई जवाबदेही नहीं है। ये आधुनिक राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी आपदा है, खासकर कम से कम 1973 के बाद से। कोई जवाबदेही नहीं हुई है, कोई जांच आयोग नहीं बना है। 7 अक्टूबर से पहले भी वे सत्ता में थे। अब वे लगभग 20 साल से पद पर हैं, वो भी लोकतंत्र में। मेरा मतलब है, दुनिया में कोई लोकतांत्रिक नेता नेतन्याहू से ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रहा। 20 साल बहुत ज्यादा है, और लोग बस यही सोचते हैं कि अब बदलाव होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। वो नहीं चाहते थे कि 7 अक्टूबर को वो प्रधानमंत्री हों। 7 अक्टूबर के बाद वे उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते। अब लोग भी उन्हें हर हाल में हटाना चाहते हैं। यही पहली समस्या है। ये बस नेतन्याहू पर जनमत संग्रह है, जैसे पहले 5 सालों के 5 चुनावों का मुद्दा भी यही था, सिर्फ नेतन्याहू पर जनमत संग्रह। लेकिन सवाल यह है कि गठबंधन के साथी कौन है। ये साफ है कि नफ्ताली बेनेट, जो अभी अभी याइर लापिड के साथ एक पार्टी में शामिल हुए हैं, और ये दोनों राजनीतिक साथी मिली भगत कर साथ आ गए हैं। ये पहले ही तीसरी बार हो चुका है। उन्होंने शायद 2012 में तब किया था, जब दाएं विंग पार्टियां हटा दी गईं और नेतन्याहू को वामपंथियों के साथ सरकार बनानी पड़ी। उन्होंने 2021 में भी ऐसा किया था, जब नफ्ताली बेनेट याइर लापिड के साथ रोटेशन समझौते के तहत प्रधानमंत्री बने थे, और अब वे फिर से ऐसा कर रहे हैं। इसलिए नेतन्याहू आरोप लगाते हैं या सुझाव देते हैं कि अगर बेनेट और लापिड सरकार बनाएंगे तो वे उन्हीं अरब पार्टियों के साथ मिलकर ऐसा करेंगे जिनके साथ वे पिछली बार गठबंधन में थे। और ये पहली बार था जब इजरायली इतिहास में किसी स्वयं घोषित एंटी जायोनिस्ट पार्टी को सरकार में शामिल किया गया था। उस अरब पार्टी को सरकार में लाने का मकसद सिर्फ नेतन्याहू को हटाना था। तो उन्होंने मूल रूप से एक राजनीतिक लाल रेखा पार कर दी और इजरायलियों के बाकी सभी मूल्यों के खिलाफ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि नेतन्याहू का प्रधानमंत्री बनना देश या उनके अहंकार के लिए सरकार में अरब पार्टी होने से बड़ा खतरा है। इसलिए वे अरब पार्टी के साथ बैठ गए। नेतन्याहू कहते हैं, अगर आप बेनेट को वोट देते हैं तो आप सरकार में अरब पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नेतन्याहू हरेदिम के साथ बैठते हैं। अगर नेतन्याहू, हरेदी पार्टियां और राष्ट्रीय धार्मिक दल 61 या उससे ज्यादा सीटें जीतते हैं, तो नेतन्याहू फिर वही दक्षिणपंथी सरकार बनाएंगे और हरेदिम के साथ बैठेंगे।
तो मूल रूप से ये चुनाव सरकार में अरबों और सरकार में हरेदीम के बीच का बन गया है। तो ये दो मुद्दे हैं। अब यहां लगभग कोई एजेंडा नहीं बचा है। कोई भी पार्टी ये नहीं कह रही है कि अगले 5 सालों में मैं ये काम करने वाली हूं। इस युद्ध को यहां से लेकर उसके अंत तक कैसे चलाया जाए, इस पर वास्तव में कोई मतभेद नहीं है, चाहे वह जैसा भी दिखे। फिलिस्तीनी राज्य बनाना चाहिए या नहीं, इस पर भी अब कोई चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि इस समय तो वे वामपंथी भी जो पहले फिलिस्तीनी राज्य का समर्थन करते थे, मानते हैं कि अभी फिलिस्तीनी राज्य बनाना संभव नहीं है। तो वास्तव में कोई ठोस मुद्दे नहीं है। आप जिस बात पर वोट कर रहे हैं वो है या तो नेतन्याहू या फिर बिना नेतन्याहू के, और आपकी सरकार में या तो अरब होंगे या हरेदीम होंगे। बहुत दिलचस्प है। हम देखेंगे सब कैसे होता है। अभी शुरुआत है। इस हफ्ते वोटिंग कैसी होती है और क्या हम जल्दी चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। इसी के साथ हमारे पास गाजा में अब भी कमोबेश एक युद्ध विराम है। इस हफ्ते इजरायल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने कहा कि बढ़ते संकेतों के बीच इजरायल को शायद हमास को खुद ही निरस्त करना होगा। इस्लामिक आतंकवादी समूह फिर से गाजा पर कब्जा कर रहा है। हमास ने बार बार कहा है कि वे हथियार नहीं छोड़ेंगे। असल में निरस्त्रीकरण कौन करेगा, मुझे नहीं पता। हो सकता है कि अंत में केवल आईडीएफ ही ऐसा करने को तैयार हो। अगर ऐसा होता है, एक बात जिसकी मैं उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं और जिस पर जोर देता हूं कि उसके साथ यह भी होना चाहिए कि दुनिया इजराइल की निंदा न करे उस काम के लिए जिसे करने की उसमें खुद हिम्मत नहीं थी, और वो है हमास को परास्त करना। तो अगर इजराइल ही अकेला ऐसा पक्ष बन जाता है जो वही करने को तैयार हो जिस पर सब सहमत हैं कि गाजा के भविष्य के लिए जरूरी है, मैं उम्मीद करता हूं कि दुनिया इजराइल की निंदा करने की बजाय उसे धन्यवाद दे। अगर राजदूत हकाबी कहते हैं कि इजरायल को सब कुछ अकेले करना होगा, तो इसमें अमेरिका की भूमिका क्या होगी? क्या वो इशारा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप गाजा के मामलों से तंग आकर अब दूसरी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं? राजदूत हकाबी की इन टिप्पणियों का क्या मतलब है? राष्ट्रपति ट्रंप की 20 बिंदु योजना में स्पष्ट है कि बंधकों की रिहाई के साथ हमास को हथियार छोड़ने होंगे। राजदूत हकाबी जो कह रहे हैं वो वही है जो हर कोई जानता है कि हमास को निरस्त करने वाली एकमात्र ताकत आईडीएफ ही हो सकती है। हमास अपने हथियार स्वेच्छा से नहीं छोड़ेगा, वो अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश में है और इन्हीं हथियारों से जनता पर उसका नियंत्रण बना रहता है। और जो बात और भी स्पष्ट हो गई है, और शायद ये इजराइल के लिए बहुत सौभाग्यशाली है, कि दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो हमास को निरस्त करने के लिए तैयार और सक्षम हो। तुर्की ही एकमात्र देश था जो अपने सैनिक इजराइल भेजकर अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल में शामिल होना चाहता था। तुर्की असल में हमास को निरस्त होने से रोकना चाहता था। वे कहते हैं चलो अंदर चले और यहां अपनी पकड़ बनाएं। असल में इसका मतलब गाजा में हमास की सैन्य ताकत बढ़ाना था, इसलिए इजराइल ने वीटो कर दिया। इजराइल कहता है ठीक है, गाजा पट्टी के अंदर कोई तुर्की सैनिक जमीन पर नहीं होंगे, तो कोई और देश तैयार और सक्षम नहीं है। इंडोनेशिया ने कभी सुझाव दिया था कि वो सैनिक भेज सकता है, लेकिन हमास को निरस्त करने का कोई मिशन नहीं होगा। वे हमास के साथ गोलीबारी नहीं चाहते। शायद कहें कि हम केवल मानवीय सहायता की निगरानी के लिए वहां रहेंगे। तो आईडीएफ ही एकमात्र पक्ष है, एकमात्र संस्था है, जैसा कि हुकाबी ने कहा, इसे करने के लिए केवल आईडीएफ ही तैयार है। मुझे लगता है हमने पिछले हफ्ते इस पर चर्चा की थी। सवाल है, अगर आईडीएफ फिर से गाजा जाएगी तो क्या हासिल होगा? इस समय 20 पॉइंट योजना गाजा की घटनाओं की जिम्मेदारी इजराइल राज्य से हटा देती है। इस समय इजराइल पर ज्यादा कूटनीतिक या अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं है। गाजा की स्थिति को लेकर हर दिन सुर्खियां नहीं बन रही हैं, और ये इजराइल के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर वे सुर्खियां फिर से आने लगे तो क्या होगा? आईडीएफ अंदर जाती है, हमास आम नागरिकों के बीच छिप जाता है और गोलीबारी होती है। अचानक आप गाजा पट्टी में बढ़ती मौतों की नई रिपोर्टें सुनने लगते हैं। अप्रमाणित मौतों के आंकड़े में बताया जाता है कि महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे हैं, जिससे सुर्खियां बनती हैं। फिर आपको यूरोपीय और अन्य लोग इजराइल का बहिष्कार और हथियार प्रतिबंधों की चर्चा करते मिलते हैं, जिसे इजराइल सहन नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति आ सकती है जहां आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय गिरफ्तारी वारंटों का नवीनीकरण करे, जो इजराइल नहीं चाहता।
और उसी वक्त आप सैनिकों को आगे भेज रहे हैं। यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि गाजा पट्टी विस्फोटक जालों से भरी है। और फिर फायदा क्या है? अगर आप हमास को निशस्त्र भी कर दें तो भी क्या इससे खतरा खत्म होगा? एक खतरा खत्म होगा, पर गाजा से सारी बंदूकें हटाना संभव नहीं। सभी बंदूकें कभी नहीं मिलेंगी। तो और क्या आप विचारधारा को खत्म कर सकते हैं? नहीं, आप विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते। इन लोगों का पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया गया है। तो सवाल यह है, अगर आप अंदर जाकर उन्हें और कमजोर करते हैं, मेरा मतलब है उनके पास पहले जैसी रॉकेट्स नहीं है जो इजरायली समाज पर वैसा हमला कर सकें जैसा पहले कर सकते थे। इजरायली सेना की स्थिति अलग है। इजराइल गाजा पट्टी के 53% पर नियंत्रण में है। अगर आईडीएफ अंदर जाकर हमास को निरस्त्र कर देती है तो अगले दिन क्या होगा? अगले दिन इजराइल से उस गाजा पट्टी के बाकी 50% हिस्से से भी पीछे हटने के लिए कहा जाएगा जिस पर उसका नियंत्रण है, जो शायद इजराइल करना नहीं चाहेगा। और फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए गाजा में अरबों डॉलर डालेगा, और ये उनके लिए एक इनाम जैसा होगा। उन्हें 7 अक्टूबर से पहले की तुलना में एक बेहतर गाजा मिलने वाला है। उन्हें इसकी हकदारी क्यों होनी चाहिए? तो अब आपके पास ऐसी स्थिति है जिसमें उन्होंने अपनी 50% जमीन खो दी है, और जमीन खोना ही एकमात्र भाषा है जिसे वे समझते हैं। हमास आतंकवादियों को मारने पर वे शहीद माने जाते हैं। समाज में यह बहुत सम्मान की बात है, क्योंकि उन्हें ऐसे ही सिखाया गया है। वे केवल जमीन खोने को शर्मिंदगी मानते हैं। अब इजराइल उनकी आधी जमीन पर कब्जा कर चुका है। तो क्या इजराइल को और लोगों को मारकर उन्हें शहीद बना देना चाहिए ताकि जमीन वापस दी जा सके और अरबों डॉलर वहां डाले जा सके? इसमें तो कोई तुक ही नहीं बनती। जो तर्क संगत है वो है गूश कटिफ को फिर से बनाना। उसी तर्क के हिसाब से वही सही होगा। मुझे लगता है सबसे तर्कसंगत बात यह है कि ऐसे हालात बनाए जाएं ताकि गजावासी खुद वहां से जाना चाहें, और हमने युद्ध की शुरुआत में कई बार यह बात की थी। तो अगर आप अरबों डॉलर खर्च करके वहां फिर से निर्माण शुरू करते हैं ताकि मेडिटेरेनियन पर किसी तरह की रिवियरा बनाई जा सके, जैसा कि जेरेड कुशनर या दूसरे लोग बात कर रहे हैं, तो फिर वहां के लोगों के पास वहां रुकने की पूरी वजह होगी। अगर यह साफ हो जाए कि इस तबाही वाले इलाके के पुनर्निर्माण के लिए अरबों डॉलर नहीं लगाए जाएंगे, तो आपकी उम्मीद यही होगी कि वहां से बाहर निकलने के लिए जनता में जबरदस्त विरोध और मांग उठे। और इसलिए मुझे लगता है कि लोगों के स्वेच्छा से बाहर जाने को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा हालात ज्यादा अनुकूल है, बजाय इसके कि अगर इजराइल वाकई अंदर जाकर कहें कि उस काम को पूरा कर दे। फिर भी तकनीकी रूप से सप्ताहांत में युद्ध विराम था। हालांकि इजराइल ने हमास के सैन्य विंग प्रमुख को मार गिराया। यह हमला शुक्रवार को गाजा सिटी में सटीक स्ट्राइक में हुआ था। अल्दीन अल-अख्दाद उनका नाम है। अल्दीन अल-अख्दाद, जो 7 अक्टूबर की हत्याकांड के योजनाकारों में से एक हैं, क्या वही प्रमुख हैं या नए प्रमुख? मैं जानता हूं कि इजराइल हमास के तथाकथित सैन्य विंग के शीर्ष कमांडरों को निशाना बना रहा है। हम जानते हैं कि तथाकथित राजनीतिक विंग और सैन्य विंग में वास्तव में कोई फर्क नहीं है। इजराइल संघर्ष विराम में घुसकर प्रमुख को मारता है, जैसे लेबनान में भी संघर्ष विराम के दौरान काम करता रहा है। को मार गिराना। अल-हदाद ने मोहम्मद सिनवार की जगह ली, जो याह्या सिनवार के भाई हैं। तो ये बहुत वरिष्ठ पद है। और आप यहां फिर से देख सकते हैं कि युद्ध विराम की परिभाषा अब पहले जैसी नहीं रही। पहले युद्ध विराम का मतलब ये था कि आतंकवादी समय समय पर इजराइल पर रॉकेट दाग सकते थे और इजराइल को जवाब देने से रोका जाता था। और यहां इजराइल बहुत सक्रिय है, यहां तक कि तथाकथित युद्ध विराम के दौरान भी आतंकवादियों को खत्म करने के लिए। वे ये सब गाजा के अंदर कर रहे हैं, वे ये सब दक्षिणी लेबनान में भी कर रहे हैं। अब चर्चा है कि इजराइल फिर से वहां अभियान शुरू कर सकता है, लेकिन मुझे यह संभावना कम लगती है। अभी अभी हमें खबरें मिली हैं कि इजराइल और लेबनान ने अस्थायी युद्ध विराम को 45 दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई है। 45 दिन सही है। और फिर से युद्ध विराम का मतलब क्या होता है? देखिए, आईडीएफ ऑपरेशन कर रही है और आईडीएफ पर हिजबुल्लाह की तरफ से भी फायरिंग हो रही है। तो युद्ध विराम का मतलब है कम संघर्ष और लक्षित इजरायली ऑपरेशन। अभी लेबनानी अब भी इजरायली सीमा के कस्बों पर फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन वे हाइफा या तेल अवीव पर लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं दाग रहे हैं। तो ऐसी सुलगती हुई स्थिति बनी हुई है। तो यही बात इजराइल और हिजबुल्लाह ने मान ली है।
जैसे कि लेबनान के साथ एक समझौते के जरिए, जो कि हिजबुल्लाह नहीं है। हिजबुल्लाह असल में उस समझौते का हिस्सा नहीं है, लेकिन मूल रूप से ये समझ है कि इजराइल के सीमित लक्षित हमले और कुछ कम दूरी की मिसाइलों को झेलना, ये सब अल्पकालिक रूप से जारी रहेगा। लेकिन आप इतनी सक्रिय लड़ाई फिर से शुरू होती नहीं देखेंगे। और यहाँ समझ ये है कि हिजबुल्लाह ने सिर्फ बेरूत के अपने गढ़ों में, जैसे दाविया नाम के इस उपनगर में, पीछे हट गया है जहां वे पहले थे, और इजराइल ने दाविया के अंदर बहुत भारी हमला किया था। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह अपना मुख्यालय बेरूत के सुन्नी इलाकों में ले जा रहा है। तो क्या अब इजराइल बेरूत के सुन्नी इलाकों के अंदर हमला करना चाहता है और लेबनान की राजधानी शहर में और ज्यादा तबाही मचाना चाहता है? ये एक बड़ा सवाल है। तो आप जानते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ ये तर्क दिया जा सकता है कि इजराइल गाजा या लेबनान में बड़े सैन्य अभियान फिर से शुरू नहीं करेगा, बल्कि वो नई स्थिति बनाए रखना चाहता है जिसमें वे सिर्फ जरूरत पर हमला करते हैं। आप स्थिति को ऐसे तरीके से संभाल रहे हैं जो पहले से बिल्कुल अलग है, और यह वास्तव में बार बार सीमित सैन्य कार्रवाई करके खतरे को काबू में रखने की रणनीति है ना? लोग कह रहे थे कि इजराइल की घास काटने रणनीति असफल थी। घास काटने का मतलब हर 3 साल में झाड़ियां साफ करना नहीं है। अगर आपके पास यार्ड है तो हर हफ्ते घास काटनी होती है। हर बार इजराइल को कोई हलचल दिखती है, चाहे गजा या दक्षिणी लेबनान में, वे नियमित रूप से हमला करते हैं। और आप आखिरकार विचारधाराओं को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, और ना ही आप बंदूकों के जरिए उनकी आबादी पर उनके नियंत्रण या पकड़ को सच में खत्म कर सकते हैं, जब तक कि आप जमीन पर सैनिक भेजने के लिए तैयार ना हो। और इसमें यह जोखिम है कि उन मुठभेड़ों में इजरायली लोगों को हताहत होना पड़ सकता है। एलेक्स, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन शो से पहले हमें बात करने का मौका मिला था। आप अभी अभी 2 हफ्ते संयुक्त राज्य अमेरिका में बिताकर आए हैं, और आपने मुझे बताया था कि आप न्यूयॉर्क सिटी में घूम रहे थे, न्यूयॉर्क की सड़कों पर चल रहे थे, जहां से आप हैं, मेरा ख्याल है, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क। और आपने कहा था कि लोग बहुत चिंतित थे। आपने डरे हुए शब्द का इस्तेमाल किया था, जिस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में, न्यूयॉर्क में चीजें चल रही हैं। अगर संभव हो तो उस विषय पर बात करें। क्या हम यहूदी विरोधी भावना या अमेरिका में ममदानी जैसे लोगों की चर्चा कर रहे हैं? आपकी यात्रा का अनुभव कैसा था? देखिए, एक बात तो यह है कि सड़क पर माहौल तुरंत महसूस हो जाता है। मैंने देखा कि कई यहूदी यारमुल्का पहनकर न्यूयॉर्क की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे थे। मैंने शहर को इससे भी बुरी हालत में देखा है, जैसे कि कोविड के दौरान। तब हालात और भी ज्यादा खराब थे। शायद 1.5 साल पहले मैं न्यूयॉर्क सिटी में था, और तब आप सड़कों पर बहुत ज्यादा प्रवासियों को घूमते हुए देख सकते थे। और किसी भी वजह से अभी सड़कों पर कम प्रवासी दिख रहे हैं, तो हालात थोड़े शांत से लगते हैं। लेकिन जब मैंने लोगों से बात की, और मैंने अपर ईस्ट साइड और स्कार्सडेल में कई अलग अलग कार्यक्रमों में बात की, और मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हुई, दर्जनों मीटिंग्स में कहूंगा, न्यूयॉर्क के प्रमुख यहूदियों के साथ, वे बताते हैं कि माहौल में बहुत डर है, और वे मामदानी और उनकी नीतियों को लेकर चिंतित हैं। विशेष रूप से अब न्यूयॉर्क सिटी में एक नियम पारित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रदर्शनकारी किसी भी सिनेगॉग, उपासना स्थल, यहूदी उपासना स्थल से 25 फीट से अधिक करीब नहीं आ सकते। 25 फीट? ये तो बहुत करीब है। मेरा मतलब, ये तो यहां से कंट्रोल रूम के आखिर तक जितना है। ये तो बिल्कुल भी दूर नहीं है। मेरा मतलब, ये तो बिल्कुल भी दूर नहीं है। और आप जानते हैं, किसी व्यक्ति या लोगों के समूह को जो सिर्फ 25 फीट दूर है, एक सिनेगॉग में घुस पड़ने में कितना लगेगा अगर वे ऐसा करने का फैसला करें, है ना? जो लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तेल अवीव के न्यायिक सुधार विरोध जैसा नहीं है, जहां 70 साल की महिलाएं तख्तियां लेकर बिबिलेक ब्ला ब्ला कहती हैं। ये लोग सिर्फ मौखिक उत्पीड़न करके परेशान करने वाले नहीं हैं, बल्कि इंतिफादों की मांग कर रहे हैं, ठीक है? और हमने पहले ही ये देखा है कि हिंसक यहूदी विरोधी घटनाएं बढ़ रही हैं। तो इस नियम को पास करके शहर जो कर रहा है, वो ये कह रहा है कि प्रदर्शनकारियों, तुम्हें एक सिनेगॉग से 25 फीट दूर तक जमा होने की अनुमति है। मेरा मतलब है, ये दूरी कम से कम 150 फीट या 300 फीट सिनेगॉग से दूर होनी चाहिए थी, या फिर उन्हें कहना चाहिए था कि आप सिनेगॉग के पास कहीं भी प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं तो सार्वजनिक जगह जैसे चौक या पार्क में करें, पूजा स्थल के बाहर नहीं।
और ये नियम यहूदी सामुदायिक केंद्र या यहूदी स्कूल पर लागू भी नहीं होता, सिर्फ सिनेगोग पर ही लागू होता है। तो आप जानते हैं वे और भी करीब जा सकते हैं। मैंने पिछले हफ्ते ब्रुकलिन में हिजबुल्लाह समर्थक एक समूह का प्रदर्शन देखा जो यहूदी इलाकों की सड़कों पर चल रहे थे। यहूदी लोग अपने बरामदों में खड़े होकर इन आतंकवाद समर्थकों को अपने घरों के ठीक बाहर देख रहे थे। मुझे लगता है कि ये बहुत डरावनी स्थिति है। शायद अभी न्यूयॉर्क में स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितनी हम लंदन या यूरोप के कुछ अन्य हिस्सों में देख रहे हैं। अगर आप लंदन और पेरिस की स्थिति देखें तो न्यूयॉर्क भी उसी ओर बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि यह चिंता का विषय है। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं एक पत्रकार हूं, बस लोगों को खबरें बताने और घटनाओं को समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा संदेश है कि सतर्क रहें। सुरक्षा को लेकर सतर्क और मजबूत रहें, डटे रहें। प्रदर्शनकारियों को यह न लगे कि वे सिनेगोग पर हमला कर सफल हो सकते हैं। समझदारी से काम करें, संगठित रहें। जितना हो सके अपने पास आत्मरक्षा का कोई साधन रखें। किसी ने कहा कि कुछ जगहों पर हम बंदूक रख सकते हैं। मैंने कहा तो पेपर स्प्रे रखें। आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लें। समझें कि अब आप एक अलग माहौल में हैं। आपको मजबूत बनना होगा। लेकिन दूसरी बात है गर्व करना। अपने आप पर गर्व करें कि आप कौन हैं। आप जानते हैं इजराइल ने अपने पड़ोस में अपने दुश्मनों पर सफल होने के लिए जो मेहनत की है उसकी सराहना करें। और जहां आप हैं वहां भी अपने दुश्मनों पर उतनी ही सफलता पाने के लिए दृढ़ रहें। यहूदी होने पर गर्व करें और जो आप कर रहे हैं उसे करते रहें। और दूसरी बात, अपने मूल्यों को बच्चों को सिखाना जरूरी है ना? अपने स्कूल के अध्यापकों, कॉलेज के प्रोफेसरों, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स या राजनेताओं को अपने बच्चों को मूल्य सिखाने न दें। अपने बच्चों को आपके मूल्य सिर्फ आप सिखा सकते हैं। ये वही मुख्य संदेश हैं जो मैं लोगों को देना चाहता था जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए। लेकिन मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि लोगों को बहुत सतर्क रहना चाहिए और वे मुझे वर्तमान स्थिति को लेकर अपनी गहरी चिंता जता रहे हैं। चिंता की बात है, इसमें कोई शक नहीं। समंदर पार हमारे भाइयों बहनों सुरक्षित रहें। एलेक्स, आपका फिर स्वागत है। एलेक्स ट्रेमन, जेएनएस सीईओ, जॉश हैस्टन, जेएनएस न्यूज़ के संवाददाता, जेएनएस टीवी पर जेरूसलम मिनट के इस संस्करण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुनिश्चित करें कि आप जेएनएस टीवी द्वारा पेश किए गए सभी शानदार कार्यक्रम देखें। हमें सुपर थैंक्स दें और सब्सक्राइब करें। साथ ही इजराइल, मध्य पूर्व और पूरे यहूदी जगत की ताज़ा खबरों के लिए jns.org पर जाएं। मैं यहाँ CNT के पीछे काम करने वाले उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो ये सब संभव बनाते हैं। और हम आपसे अगले हफ्ते जेरूसलम मिनट में JNS टीवी पर फिर मिलेंगे।